लौकी के खेत में अमीर बहू का ससुराल। सुरभि बेटा, ये तो क्या बोल रही है? हाँ मम्मा, मैं किसी अमीरजादे से शादी नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ शिवम पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या तेरे? किसकी बात कर रही है तू? कौन है ये शिवम? क्या है, कैसा है? हम कैसे तेरी शादी उससे कर दें? अगर आप चाहो तो मैं आप सभी को उससे मिलवा सकती हूँ। हमें किसी को भी किसी से नहीं मिलना है। सुरभि, क्या तू हमारे पसंद के लड़के से शादी करेगी? अगर नहीं तो फिर चली जा यहाँ से और दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल पर दिखाना। संजीव की ये बात सुनकर सभी को जोर का झटका लगा। वहीं सुरभि की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं संजीव जी? पापा, इस तरह से गुस्से में कोई फैसला मत कीजिए। यही मेरा फैसला है आखिरी। इतने लाड प्यार का हमें ये सिला दिया इसने। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पापा, आपने मुझे नाजों से पाला है। अगर आज आपका ये फैसला है तो मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं। सुरभि, शांत हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी तेरे पापा गुस्से में हैं। आप फिक्र मत करो मम्मा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर खाली हाथ भी यहाँ से गई तब भी शिवम मेरा पूरा साथ देगा। सुरभि, हम तुझे इस तरह नहीं जाने देंगे। दीदी, पापा, मम्मा, मुझे पता है मैं यहाँ से जाने के बाद भी खुश रहूंगी। मुझे शिवम पर पूरा भरोसा है। इतना कहने के बाद सुरभि 1 मिनट अपने घर में नहीं रुकी। इंदु और पारुल दोनों रोती हुई उसे रोकती रह गईं। वहीं उसके पिता संजीव को कोई असर नहीं पड़ रहा था। सुरभि अपने घर से निकलकर शिवम से मिली, जहां उसने शिवम को सारी बात बताई। इस पर शिवम ने बिना देरी किए सुरभि से उसी दिन शादी कर ली और उसे अपने घर की बहू बना लाया। अरे ये क्या? ये घर तो बहुत छोटा है। इतने छोटे घर में इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? शिवम, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी और इस घर की बहू है सुरभि। अरे कुछ भी बोल रहा है। ये लड़की है कौन और ये कब से हमारे घर की बहू बन गई? इस पर शिवम ने सभी को सारी बात बताई, जिस पर सबको काफी हैरानी हुई। लो, घर में अमीर बहू आई है और वो भी खाली हाथ। क्या फायदा है ऐसी अमीर बहू का? शिवम, तूने अक्ल बेच खाई है क्या? अगर इतनी अमीर लड़की को इस घर की बहू बना लाया है, वो भी उसके परिवार की इजाजत के बिना। इस बेवकूफ को खुद अंदाजा नहीं है कि इसने क्या किया है। भैया, आप तो शेखियों में आकर हमें मरवाने वाले काम करते फिर रहे हो। अरे बस भी करो। ये सब क्या बोले जा रहे हो आप? मैंने कुछ गलत नहीं किया और ये सब आपको बहुत जल्द पता चलेगा। इस पर शिवम के सभी घर वाले मुंह बनाकर वहां से चले गए और किसी ने सुरभि का गृह प्रवेश तक नहीं किया। ये देखकर शिवम ने खुद ही सुरभि का गृह प्रवेश किया और उसे घर में ले आया। दोनों को पता था कि दोनों के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन शिवम और सुरभि ने फिर भी सभी से एक उम्मीद लगाई हुई थी। इसी तरह एक दिन गुजर गया और दोनों से किसी ने बात नहीं की। शिवम, इतना बड़ा परिवार है, साथ में बच्चे भी हैं। ये घर तो काफी छोटा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? माफ करना सुरभि, लेकिन मैं हमारे लिए दूसरा घर नहीं बना सकता। मुझे पता है तुम महलों में पली बड़ी हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ इस छोटी सी कुटिया में ही रहना पड़ेगा। सुरभि ये जानती थी कि शिवम का परिवार काफी गरीब था। ऐसे में वो एक अलग कमरा भी किराए पर नहीं ले सकता था। इस बात पर सुरभि के मुरझाए चेहरे को देखकर शिवम ने उसका मन हल्का करने को सोचा। चलो सुरभि, मैं तुम्हें हमारे लौकी के खेत दिखा कर लाता हूँ। क्या तुम्हारे खेत भी हैं? हमारे खेत भी नहीं बल्कि खेत ही हैं। हम किसान हैं सुरभि और खेती बाड़ी से ही हमारा रोजगार है। अच्छा, तुमने पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, खेत तो काफी अच्छे होते हैं। ये बात सुनकर शिवम को काफी खुशी हुई। इसके बाद शिवम सुरभि को खेत दिखाने ले गया। ओहो, अभी 2 दिन नहीं हुई जोरू को घर में आए हुए और देवर जी गुलाम भी बन गई। वाह! मीनाक्षी बहू, अपने काम पर ध्यान देना अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों पे नजर रखी जाए। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं पूरे मोहल्ले पर नजर रखती हूँ। वैसे भाभी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की। आप दूसरों पर बहुत ध्यान देती हो। उस अमीरन पर बस नहीं चल रहा तो दोनों मुझे पागल बनाने आ गई। सब समझती हूँ मैं। अभी 2 दिन बाद कोई काम पड़ गया तो मेरी चापलूसी ही करेंगे। सुरभि को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस ससुराल में वो बहू बनकर आई है उन लोगों का स्वभाव और रहन सहन कैसा है। अभी सब बातों से अनजान सुरभि शिवम के साथ लौकी के खेतों को देखने जा रही थी। शिवम, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। आखिर और कितना चलना पड़ेगा हमें? बस थोड़ा और, हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने कभी पहले इतना लंबा रास्ता पैदल तय नहीं किया, इसलिए मेरे पैर भी सुन्न होते जा रहे हैं। ऐसी बात है तो तुम यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। शिवम ने सुरभि को पत्थर पर बिठाया और दौड़कर 2 मिनट में वापस आया। उसके हाथ में 2 बर्फ के गोले थे, जिसे देखकर सुरभि की थकान एकदम से दूर हो गई।
उसके बाद दोनों ने फिर से चलना शुरू किया और आखिरकार थोड़ी देर बाद दोनों लौकी के खेत पर पहुंच गए। वाह शिवम, यहाँ कितनी हरियाली है और ये खेत भी कितने बड़े बड़े हैं, साथ ही यहाँ बहुत शांति भी है। मुझे पता था सुरभि कि तुम्हें हमारे खेत बहुत पसंद आएंगे। अब से तुम्हारा जब भी मन करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। अच्छा, फिर तो लगता है कि आप मुश्किल से खेती बादक कर पाएंगे साहब। भैया, ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? सुन मेरी बात शिवम, ये खेती बाड़ी हमारा रोजगार है, हमारा एकमात्र पैसे कमाने का साधन, कोई घूमने की जगह नहीं है। सुरभि को रामू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं लग रही थी, लेकिन रामू शिवम का बड़ा भाई था, इसलिए उसका आदरणीय करते हुए सुरभि ने उसे कुछ नहीं किया। भैया, एक तो न जाने अचानक से आप कहां से आ गए, ऊपर से पता नहीं क्या बोल रहे हो। अगर आपको कोई काम की बात नहीं करनी है तो आप जाओ यहां से। सुरभि के सामने अपने छोटे भाई से ऐसी बात सुनकर रामू को काफी शर्मिंदा महसूस हुआ। एक केड़ा घूंट पीकर रामू वहां से चला गया। उसके बाद शिवम ने सुरभि को अपने गांव में सब जगह घुमाया और फिर शाम को दोनों घर लौट आए, जिन्हें देखकर सबके मुंह बन गए। आ गए नवाबजादे, आज खेत पर किस खुशी में नहीं आए थे? मेरी नई नई शादी हुई है ना, इस खुशी में। शिवम, ये किस तरह बात कर रहा है तू अपने पिताजी से? हाँ, बदतमीज, भला कौन बेटा अपने बाप से ऐसे बोलता है? लेकिन माँ जी, पहले पिताजी ने ही ठीक से बात नहीं की, इसीलिए शिवम ने ऐसा जवाब दिया। वाह भाई, इसने तो अपना मुंह खोलना भी शुरू कर दिया। लगता है आगे चलकर अब एक भसड़ फिल्म बनने वाली है। तुझे मैं अंधी बहरी लगती हूँ क्या? मुझे भी दिखाई और सुनाई दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। बड़ाई मुझे बताने वाली। अरे नहीं, शिवम के परिवार वालों का तो एक दूसरे को मर कट खाने का हिसाब है। इन सब के बीच में मैं कैसे रहूंगी? कहीं मैंने सच में कोई गलती तो नहीं कर दी? अब सुरभि को ऐसा लगने लगा था कि शायद इसमें उसकी ही गलती है, लेकिन अभी उसने इस ख्याल को दिमाग से निकालना बेहतर समझा। रजनी आगे भी कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहां मीनाक्षी आ गई। माँ जी, क्यों आप अपना बीपी हाई कर रही हैं? खाना तैयार है, चलिए सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। अब रजनी ने भी बात को और खींचना बेहतर नहीं समझा। वहीं मीनाक्षी और नीलम ने सबके लिए खाना लगा दिया, जिसे देखते ही सुरभि की जान हलक में आ गई, क्योंकि खाने में लौकी की सब्जी बनी थी, जिसको सुरभि ने कभी खाना पसंद नहीं किया था। अरे नहीं, लौकी की सब्जी, ये तो मेरे हलक से बिल्कुल नहीं उतरेगी। और नहीं, अगर मैंने नहीं खाई तो फिर से एक और पतंगड़ बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? सभी खाना खाने बैठ गए। वहीं सुरभि अभी उसी जगह पर खड़ी हुई थी। क्या हुआ सुरभि, आओ आकर खाना खा लो ना। शिवम, वो मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। क्या भूख नहीं लगी है? लेकिन तुमने तो सुबह से कुछ भी पेट भर कर नहीं खाया है, फिर तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही है? वो शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए। अरे शायद से क्या मतलब है? हाँ, ये बोल के यहाँ जमीन पर हमारे साथ बैठकर खाना खाने में तेरी शान घट रही है। ये समझती है कि हम इसके जैसी लड़कियों को जानते नहीं। अरे बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसी अमीरजादियों को। पता नहीं क्यों मेरे बेटे को। माँ, पिताजी बस, अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे तो मत खा, हम कौन सा तुझे खिलाने के लिए मरे जा रहे हैं? हमारे से तू भी इसके साथ ही कहीं दफा हो जा। बस, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो हरीश जी। इस जुबान को थोड़ा लगाम दो, इससे ज्यादा चलने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। शिवम के लिए यह सब झेलना कोई नई बात नहीं थी। उसके घर में पहले से ही इसी तरह कलेश होता आ रहा था। वहीं सुरभि को लग रहा था कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। सुरभि का उतरा चेहरा देखकर शिवम उसे बाहर कुछ खिलाने ले गया और वापस तब लेकर आया जब सभी सो गए। उसने सुरभि के लिए अपनी चारपाई पर बिस्तर लगाया और खुद जमीन पर लेटकर सो गया। शायद मैंने अपनी मनमर्जी करके गलती कर दी, जिसकी वजह से शिवम को भी परेशानी हो रही है। ना तो मैं अपने मायके की हूँ और ना ही ससुराल की। इसी तरह सोचते सोचते सुरभि को जागते हुए पूरी रात गुजर गई और सूरज निकलने से कुछ देर पहले उसकी आंख लगी। सुरभि सो रही थी और कुछ समय बाद घर में धुआं फैलने से सुरभि नींद में उठकर खांसने लगी। मम्मा, मम्मा, पानी। अरे उठ जाइए देवरानी जी, 12 बज चुके हैं और यहाँ आपकी मम्मा नहीं है। चलिए फुर्ती से खड़ी होइए। मीनाक्षी चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से उस छोटे से घर में सब तरफ धुआं फैल रहा था। मीनाक्षी की बात सुनकर जब सुरभि की ठीक से आंख खुली तो उसे ध्यान आया कि वो अपने घर में नहीं है। सुरभि ने अपना दिल संभालते हुए मीनाक्षी से पूछा, भाभी, शिवम कहाँ है? देखिए देवरानी जी, अब आप हर समय तो देवर जी को अपने पास रखने की नहीं सोच सकती। उनके अपने भी कुछ काम है, वो खेत पर गए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि खाना बन गया है और आपको उन्हें खाना देने जाना पड़ेगा। क्या मुझे? लेकिन मैं कैसे देकर आ सकती हूँ? हाथ पैरों से। और कैसे?
रास्ते की आपको पता चल ही गई होगी। जल्दी से देवर जी के लिए खाना पैक करिए, मुझे भी अपने पति को खाना देने जाना है। भाभी, अगर आप वहाँ जा ही रही हैं तो आप ही खाना देकर आ सकती है ना? बिल्कुल नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बजाऊंगी। अपने पति को खुद खाना देकर आओ। सूरवी ने कभी किसी से इतने सख्त अंदाज से बात नहीं की थी, इसलिए वो मीनाक्षी से कुछ बोल नहीं पाई और खाना ले जाने के लिए तैयार हो गई। सूरवी ने देखा कि कई दिनों से एक ही कपड़े पहनने की वजह से उसके कपड़े मैले हो गए थे। इस पर उसने नीलम से कुछ कपड़े मांगे और नीलम ने उसे अपना एक सूट निकाल कर दे दिया। क्या बात है, पहली बार किसी अमीर जादी पर कपड़ों का अकाल देखा है। सूरवी ने नीलम के कपड़े पहने और शिवम का खाना पैक करके घर से बाहर निकली। कितनी तेज धूप हो रही है, आज तक मैं ऐसी धूप में कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन अगर अभी मैंने यहाँ अपने बारे में सोचा तो शिवम भूखे रह जाएंगे। हिम्मत करके सूरवी ने चलना शुरू किया। उसे किसी भी तरह शिवम तक खाना पहुंचाना था, जबकि उसने खुद कुछ नहीं खाया था। आधे रास्ते में ही सूरवी की हालत खराब होने लगी। मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने व्रत रखा हुआ हो, मेरे कदम बहुत भारी हो रहे हैं। शिवम, कुछ देर रास्ते में बैठते पानी पीती सूरवी बड़ी मुश्किल से लौकी के खेतों तक पहुंची, जहां उसने देखा कि शिवम कड़ी धूप में पसीनों पसीने खेत में हल चला रहा था। सूरवी ने शिवम को आवाज लगाई और सूरवी को देखते ही शिवम हैरान रह गया। उसने हल छोड़ा और तुरंत उसके पास पहुंचा। अरे सूरवी, तुम यहाँ कैसे? ये भगवान, तुम्हारा तो रंग भी पीला पड़ गया है, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवम, मजाक, बस यहाँ तुम्हारा खाने देने आई थी। शिवम ने जैसे ही सूरवी के हाथ में टिफिन देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वहीं कुछ देर बाद मीनाक्षी भी रामू के लिए खाना लेकर वहां पहुंच गई। अरे चेन्नई एक्सप्रेस हो क्या देवरानी जी, जो मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच गई? भाभी, आज आप मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, आपने इतनी तेज धूप में सूरवी को खाना लेकर भेज दिया। देवर जी, अब आपकी शादी हो गई है, इसलिए ये आपकी धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि वो आपका खाना लेकर आए। भाभी, बहस करने की भी हद होती है, लेकिन आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि आपके औंधे दिमाग में कोई सही बात घुसती ही नहीं है। इतना कहकर शिवम सूरवी का हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ की छांव में लेकर चला गया। शिवम को पता था कि सूरवी ने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए उसने उसको भी खाना खाने को बोला। वहीं फिर से लौकी की सब्जी देखकर उसे उल्टी आ रही थी। सूरवी, क्या तुम्हें लौकी पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आता हूँ। नहीं शिवम, मैं ये खा लूंगी, तुम परेशान मत हो। शिवम को पता चल गया था कि सूरवी को लौकी पसंद नहीं है, और अब ये एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि शिवम के घर में सबसे ज्यादा लौकी की सब्जी ही बना करती थी। इसी तरह परेशान होते होते 1-2 दिन और गुजर गए। अब शिवम खुद ही घर पर खाना खाने आया करता। सूरवी इस बात से निराश। वहीं पारुल अपनी बेटी के इस तरह जाने से बहुत उदास थी। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, आखिर उसने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो हमने उसे ऐसी सजा दे दी। कैसे माँ बाप हैं हम। हाँ माँ, हमसे गलती हो गई, हमें उसकी बात को शांति से सुनना चाहिए था। गर्मा गर्मी में हमने बहुत गलत किया। इसी तरह पारुल की और इंदु की रातें सूरवी को याद करते हुए रो रो कर कट रही थी। वहीं संजीव को भी अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वहीं सूरवी अपने ससुराल के रंग में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अरे घर में पहले इतनी कम जगह थी और अब एक और सदस्य बढ़ गया। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। मैं तो आज से ही खेतों में ही सोऊंगा। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, खेतों में कौन सोता है भला। सच कहूँ तो मैं भी अब से खेतों में हर रोज सोऊंगा। रोज रोज के आने जाने से मैं थक चुका हूँ। इतना लंबा रास्ता है, चल के जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम खेतों में ही तिरपाल डालकर रहने लगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो शिवम से भी ये कहकर देख लो, उसे भी दिन में कई बार इतने लंबे रास्ते की चक्कर फेरी करनी पड़ जाती है। नहीं माँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप बोलोगे ही भैया, चाहे चक्कर लगाकर आपके पैर ही क्यों न टूट जाए, लेकिन भाभी जी को खाना न लाना जाना पड़े, इसलिए आप खुद ही वहाँ से चलकर खाना खाने आते हो। मेरी बहन, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम मुझे खाना देने आ जाया करो। इससे मुझे इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ज्यादा मत बोलिए, मैंने इस काम का ठेका नहीं लिया है, मैं ये सब नहीं करूँगी। मैंने भी तुम सबकी बकवास सुनने का ठेका नहीं लिया है, इसलिए अपने बातें अपने पास रखो। क्या बात है, जब से देवरानी जी घर में आई है तब से देवर जी के अलग ही तेवर नजर आ रहे हैं, पर निकल आए हैं इनके। इस तरह अपने परिवार की शिवम से नाबंदी देखकर सूरवी को बहुत ठेस पहुंचती है। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। इसी तरह कलेश के माहौल में कुछ दिन और गुजर गए। हरीश और रामू अब खेत पर ही रहा करते। वहीं शिवम को सूरवी की वजह से कई बार घर आना पड़ता था। घर मजाक कलेश के साथ साथ आए दिन लौकी की सब्जी बन रही थी।
जिससे सुरभि का मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। छोटी बहू, तुझे खाने के लिए अलग से बुलावा देना पड़ेगा क्या? आकर खाना खा ले, नहीं तो तेरा पति बाद में हम पर बरसेगा। नहीं माँ जी, मैं अब और ये लौकी की सब्जी नहीं खा सकती। अरे सब्जी है, जहर नहीं, तो इसे खाने से मर नहीं जाएगी। और कान खोलकर सुन ले, हमारे यहाँ पर यही सब्जी सबसे ज्यादा खाई जाती है। ये हमारे खेत की सब्जी है, तो अब तुझे भी इसे खाने की आदत डालनी पड़ेगी। यह कहकर रजनी ने जबरदस्ती सुरभि को खाना खाने के लिए बिठा दिया। सुरभि की आंखों में आंसू थे और अचानक उसे अपनी माँ की याद आने लगी। सुरभि मेरी परी, खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। आपने आज क्या बनाया है मम्मा? देख बेटा, आज मैंने बहुत ही टेस्टी काजू पनीर बनाया है। अरे क्या मम्मा, मुझे न काजू पसंद है और ना ही पनीर। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? तेरी बातें भी निराली हैं। ऐसे खाने को तो दुनिया तरसती है और तू इसे नाक मार रही है। पता है बेटा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे रोज रोज एक जैसी चीज खाकर ही काम चलाते हैं। मम्मा, इसे ये सब मत बताइए, इसे ये बातें समझ नहीं आएंगी। सुरभि, हर तरह का खाना खाना चाहिए, समझी? और तू है जो हर तरह के खाने से इनकार करती है। दीदी, ये मेरी और मम्मा के बीच की बात है, आप इसमें मत बोलिए। खिटपिट की आवाज सुनकर संजीव भी किचन में पहुंच गया। अरे क्या हुआ? कैसे से शोर मचा रखा है रसोई में? देखिए पापा, सुरभि आज भी घर का खाना खाने से मना कर रही है। आप इसे कहो कि अब से ये सिर्फ घर का ही खाना खाए। अरे तुम क्यों बिना बात के मेरी बेटी को डांटती रहती हो? उसको जो खाने का मन है वो वही खाएगी। खबरदार जो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की तो। सुरभि हंसती हुई अपने पापा के पास चली गई। वहीं इंदु मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी। पारुल ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। वहीं थोड़ी देर के बाद ही संजीव ने सुरभि के लिए उसका मनपसंद खाना ऑर्डर करके मंगवा दिया और सुरभि ने खुश होकर वो खाना खाया। मम्मा पापा, अब तो लगता है कि ये सब सिर्फ में ही गलती है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुरभि ने जबरदस्ती खाना खाया, जिसे देख मीनाक्षी और नीलम मन ही मन उस पर हंस रही थी। वहीं थोड़ी ही देर में शिवम भी खाना खाने घर चला आया। रजनी ने शिवम के लिए भी जल्दी से खाना बनाया और उसे देखने लगी। देखो तो जरा, इतनी तेज धूप में तू इतनी दूर से चलकर आता है, क्या हालत हो गई है तेरी। सारे कपड़े पसीने में तर हो रहे हैं। इसे तो तेरी चिंता है ही नहीं, जाकर तुझे खाना ही दे आए। माँ, भाभी भी तो भैया और पिताजी को खाना देने जाती है ना, आप उन्हीं के हाथ मेरा खाना भेज दिया करिए, बस बात खत्म। तो देवर जी, आप देवरानी जी को कोई काम नहीं करवाएंगे? हाँ, ये घर में कुछ नहीं करती तो कम से कम आपको खाना ही देने चली जाया करे। रोज रोज की यही बातें सुनकर सुरभि का दिमाग अब काफी खराब रहने लगा था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन शिवम की खातिर सुरभि किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं कुछ न बोलने पर भी लोगों को उससे शिकायत थी। अरे कुमुद जी, आपको पता है रजनी जी का बेटा शिवम अपनी मर्जी से एक अमीर घर की लड़की को बहू बना लाया है। हाँ, मुझे पता है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि वो अमीर जादी घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे लगाएगी भी कैसे? इतनी अमीर खानदान की लड़की है वो, उसके यहाँ तो हर काम नौकर चाकर ही करते होंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा उसने इतने गरीब लड़के से शादी किस लिए की। अरे नहीं समझ आ रहा तो क्यों समझ रही हो? हाँ, दूसरों के मामले में घुसकर ही तुम्हारी हलक से रोटी उतरती है। अरे रजनी जी, आप तो बुरा मान गई। हम तो बस आपकी बहू के बारे में बात कर रहे थे। बात नहीं, बुराई कर रहे थे। जिसे करे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। कान खोलकर सुन लो मेरी बात, आइंदा मेरे घर की बुराई कहती नजर मत आ जाना, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मोहल्ला छोड़ती नजर आओगी। सभी को रजनी के स्वभाव से अच्छे से पता थी और सबको पता था कि रजनी के आगे उनकी एक नहीं चल सकती। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और सुरभि ठीक से खाना न मिलने पर काफी कमजोर होने लगी। मुझसे ये लौकी की सब्जी नहीं खाई जाती, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लेकिन इस परिवार में आज भी वही लौकी की सब्जी बनी है और अभी तो शिवम को भी आने में देर लग जाएगी। अब मैं क्या करूं? भूख बर्दाश्त न होने पर सुरभि चुपचाप घर से निकली। उसके पास शिवम के दिए जो थोड़े पैसे थे, उसने उसी से बाहर कुछ खाने की सोची। कुछ दूर चलने पर सुरभि को एक दही बड़े वाला दिखाई दिया, जिसे देखकर वो तुरंत उसके ठेले पर पहुंच गई। वहां उसने एक पत्ते में दही बड़े लिए और वहीं सीट पर बैठकर खाने लगी कि तभी हे भगवान, देवरानी जी, ये चोरी चोरी चुपके चुपके सबकी नाक के नीचे क्या किया जा रहा है? हाँ, दही बड़े खाए जा रहे हैं। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मतलब? अरे मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल थोड़ी ना हूँ। अपने पति को खाना देकर आ रही हूँ और एक तुम हो जो यहाँ आराम से बैठकर दही बड़े खा रही हो और बेचारा पति भूखे पेट खेत में काम कर रहा है। मीनाक्षी की बातें सीधा सुरभि के दिल पर लग रही थी। उसकी वजह से अब उसके एक निवाला नहीं खाया गया। उदास होकर सुरभि वापस घर लौट गई। वहां मीनाक्षी ने यह सारी बात रजनी को बताई।
हे भगवान, ये भोली सी शक्ल के पीछे इतना तेज तर्रार दिमाग है। चुपचाप जाकर बाहर का खाना खाया जा रहा है। अब तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तू मुझे ऐसी कोई खबर लगी तो फिर तू सोच लेना। सुरभि का पेट अभी भी खाली था। उसके चेहरे पे कमजोरी साफ झलक रही थी। वहीं उसका शरीर भी अब काफी कमजोर हो गया था। रात को शिवम ने उसे बाहर से खाना लाकर खिलाया, जिस पर सभी का मुंह बन गया। इसके बाद कुछ दिन बीत गए और अब शिवम और रामू किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। अब देवर जी तो है नहीं, तो उनकी जगह खेत में किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, भैया के बदले का काम किसी को तो देखना ही पड़ेगा। कौन 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 हो सकता है वो? मैं, तुम, माँ जी या फिर देवरानी जी? अरे अब जब पति घर में नहीं है तो उसका काम पत्नी ही तो संभालेगी। जा मीनाक्षी। तो शिवम के जाने के बाद सुरभि का मन बहुत घबरा रहा था। वहीं शिवम की गैर मौजूदगी में मीनाक्षी और नीलम जबरदस्ती सुरभि को खेतों में काम करने के लिए ले। सुरभि ने आज तक ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। इतना लंबा रास्ता चलने के बाद खेत को देखकर ही सुरभि को चक्कर आ रहे थे। ये ढीलापन मत दिखाइए भाभी जी। अब आप एक किसान परिवार की बहू हो, इसलिए खेती बाड़ी करना सीख लो। लेकिन नीलम, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुरभि के इतना कहते ही मीनाक्षी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खेत में ले गई और उसके हाथ में हल देकर उससे हल चलाने को बोला। इस पर सुरभि के माथे से पसीना छूटने लगा। अब शिवम के भी पास न होने पर उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए जमीन पर गिर रहे थे। वहीं पारुल का भी मन बहुत बेचैन हो रहा था। सुनिए, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। मुझे अपनी बेटी को देखना है, अभी देखना है। मैं जा रही हूँ। पारुल, पारुल रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब बेटी की याद में पूरे परिवार से रहा नहीं गया। पारुल, संजीव और इंदु तीनों गाड़ी में बैठे और उन्होंने शिवम का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वो एक गांव में रहने वाला है तो वो और भी ज्यादा चिंता में आ गए। पता पूछते हुए वो शिवम के घर पहुंचे, जहां सिर्फ रजनी मौजूद थी। सुरभि, अरे भाई, आप तो आकर सीधा ढिंडोरा क्यों पीट रही हैं? पहले ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन। बेकार के सवाल मत करो। ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे भैया, आओ तो ऐसे अफर रही हैं जैसे हमने आपकी बेटी को खा लिया हो। सब्र रखिए, मैं बताती हूँ। आपकी बेटी हमारी लौकी के खेत पर गई हुई है। इतना सुनते ही सुरभि के परिवार ने वहां एक और सेकंड बर्बाद नहीं किया और सीधा गाड़ी लेकर पूछते हुए लौकी के खेतों पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनकी इकलौती परी सुरभि खेत में हल चला रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके माथे से पसीना छूट रहा था और उसकी आंखें मुश्किल से खुल पा रही थी। सुरभि, मेरी बेटी, ये क्या हाल हो गया है तेरा? अपनी माँ की आवाज सुनते ही सुरभि की आंखें खुल गईं और वो हल छोड़कर सीधा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मम्मा, मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नहीं मेरी बच्ची, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। गलती हमसे हुई है जो हमने तुझे यहाँ पर इस तरह छोड़ दिया। हमें माफ कर दे। क्या हाल हो गया है मेरी बेटी का, कितनी कमजोर हो गई है। रो रो कर संजीव और पारुल का बुरा हाल हो गया। वहीं अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर इंदु के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नीलम और मीनाक्षी दूर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। बेटा, इसलिए हम तेरी शादी उस लड़के से नहीं कराना चाहते थे। देखा तूने क्या हालत बना दी है उसने तेरी। नहीं पापा, शिवम ने कुछ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो अपने बारे में ना सोचकर हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये कैसा ख्याल रखा है उसने तेरा, हाँ, जो तेरी ऐसी हालत हो गई? दीदी, मेरी ऐसी हालत आप सभी को याद करते करते हो गई। शिवम का इसमें कोई दोष नहीं है। इस पर सभी चुप रह गए। वहीं दूसरी तरफ शिवम को गांव आते ही जब सुरभि की खबर लगी तो वो तुरंत दौड़कर खेत पर पहुंचा, जहां उसने सुरभि को उसके परिवार के साथ खड़ा देखा। सुरभि, तुम यहाँ? हे भगवान, कितनी कमजोर लग रही हो तुम। तुम्हें किसने यहाँ भेजा? क्या तुमने कुछ खाया? बोलो ना। अरे हमारे पीछे तुमने हमारी बेटी का ये हाल बना दिया, हाँ? इस पर शिवम कुछ नहीं बोला और मुंह लटकाकर खड़ा रहा। वहीं सुरभि ने अपने परिवार को शिवम के बारे में समझाया, जिससे उन्हें शिवम पर थोड़ा भरोसा हुआ। अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आज ही नया काम और घर दिलवाऊंगा। बदले में तुम्हें मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए इसे भूल जाना। शिवम की निगाहें ऊपर नहीं उठ रही थी। वहीं उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। कुछ ही दिनों में संजीव ने उन्हें एक घर और शिवम को फैक्ट्री में नए काम पर लगवा दिया, जिससे शिवम का परिवार सिर्फ देखता रह गया। शिवम अब किसी भी कीमत पर सुरभि को अपने परिवार के साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उसने पूरी लगन और मेहनत से अपना काम किया और साथ ही सुरभि का अच्छे से ख्याल रखा, जिससे कुछ ही दिनों में सुरभि पहले की तरह ही अच्छी हो गई। हमें माफ कर सुरभि बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हमें पता चला है कि हमारी सुरभि की पसंद तो हीरा है। हम कभी अपनी बेटी के लिए तुम जैसा कोई ढूंढ नहीं पाते। तूने अपने आप को साबित कर दिखाया बेटा। तू सच में एक मेहनती और साफ दिल वाला लड़का है।
इस पर शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पारुल और संजीव के पैर छुए। वहीं अब सूरवी के साथ उसके परिवार वाले भी शिवम से काफी खुश थे। वहीं शिवम के परिवार को उनका सबक मिल चुका था और सभी खुशी खुशी रहने लगे।